वेलकम टू RX फार्मा चैट। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं यूट्रस फिब्रॉइड्स, मतलब कि बच्चेदानी या गर्भाशय में होने वाली रसौलियां। तो ये जो बच्चेदानी की रसौलियां होती हैं, ये बच्चेदानी में गर्भाशय में क्यों हो जाती हैं, इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या में लक्षण दिखते हैं, सिम्टम्स दिखते हैं। जब ये रसौलियां किसी लेडीज की बच्चेदानी में पाई जाती हैं तो उसको प्रेगनेंसी में या डिलीवरी में या फिर मंथली जो पीरियड्स उनको आते हैं, क्या क्या उसमें चेंजेस, क्या क्या अफेक्ट हो सकते हैं। आज की वीडियो में है फिब्रॉइड ऑफ यूट्रस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम लेंगे और देखेंगे कि बच्चेदानी की जो रसौलियां होती हैं उसको कैसे डायग्नोस और ट्रीट किया जा सकता है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फिब्रॉइड ऑफ यूट्रस या गर्भाशय और बच्चेदानी में होने वाली गांठें या रसौलियां। सबसे पहले मैं यहाँ आपको छोटा सा डायग्राम दिखा रखा है लेडीज के यूट्रस का। तो ये लेडीज का यूट्रस होता है, ये हमारी फिलोपियन ट्यूब्स होती हैं जिनके साथ ओवरीज जो होती हैं वो अटैच होती हैं, जिसमें एग बनते हैं जो हमारी प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं। ये है हमारा सर्विक्स पार्ट, ये हमारा सर्विक्स पार्ट है। ये वेजाइनल रूट है, ये जो मैंने आपको अर्ध यहाँ पे लाइनें बता रखी हैं ये रेड कलर से। और कौन कौन से यहाँ पे प्लेसेस हो सकते हैं हमारे फिब्रॉइड होने के, तो देखिए मैं आपको डेमो एक छोटा सा दिखाती हूँ अपने यूट्रस का। इस तरीके से हमारा यूट्रस होता है, हमारा वेजाइना होता है। तो कहाँ कहाँ ये फिब्रॉइड हो सकते हैं, या तो अंदर की साइड हो सकते हैं जहाँ पे हमारा जो बच्चेदानी होती है अंदर, जो कि बच्चे के ठहरने की जगह होती है, जहाँ पे थैली होती है। तो ये होती है हमारी बाहरी परत। ये जो परत होती है ये बाहरी परत होगी जहां पे इंट्राम्यूरल फिब्रॉइड या फिर सब म्यूकोजल फिब्रॉइड जिनको हम कह सकते हैं, या सब सीरोसल फिब्रॉइड हम कह सकते हैं। और ये होती है अंदर की साइड। ये अंदर की साइड यहाँ पे रसौलियां बन रही है, फिब्रॉइड हो रहे हैं, उन्हें पेनुक्लेटेड सब म्यूकोजल फिब्रॉइड कह सकते हैं। और यूट्रस के अपर साइड पे, उसकी ऊपर की मसल्स पे जो भी फिब्रॉइड हो सकते हैं उसे हम पेनिकुलेटेड फिब्रॉइड कह सकते हैं। तो ये पूरा यूट्रस का एक छोटा सा डायग्राम है। ये एक लेडी का डायग्राम मैंने आपको वैसे ही डेमो दिखा रखा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लेडीज का यूट्रस होता है। अब चलते हैं हम इसकी थ्योरी की तरफ। फिब्रॉइड जिसको हम रसौली कहते हैं, गांठें कहते हैं, यूट्रस जिसको बच्चेदानी या गर्भाशय भी बोल सकते हैं। गर्भाशय की और यूट्रस की जो मसल्स में ये जो फिब्रॉइड्स होते हैं उनको रसौलियां कहते हैं। जो गांठें बन जाती है इनको हम ट्यूमर्स भी बोल सकते हैं। लेकिन ये ट्यूमर्स क्या होते हैं, नॉन कैंसरस होते हैं। ये किसी तरीके का कोई कैंसर कॉज नहीं करते हैं। लेकिन ये जो औरत की प्रेगनेंसी लाइफ होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये कहीं भी हो सकती हैं। ये जो हमारा यूट्रस है कहीं भी, मतलब ऊपर हो सकती है, बाहर की मसल्स में हो सकती है, अंदर की लाइनिंग में हो सकती है, या नीचे हो सकती है। सर्विक्स में यहाँ पे मैंने आपको एक शो कर रखी है वेजाइनल की, जहाँ पे हमारा ये पार्ट शुरू होता है सर्विक्स के पास, एक वहां भी हो सकती है। तो अलग अलग जगहें, अलग अलग प्लेसेस मैंने आपको यहाँ पे शो कर रखे हैं कि कहाँ कहाँ फिब्रॉइड हमारे हो सकते हैं। तो ये एक भी हो सकती है हमारे यूट्रस में, हमारे बच्चेदानी में एक रसौली भी हो सकती है, या बहुत सारी भी हो सकती हैं। ये इकट्ठी भी जगह जगह हो सकती हैं, बाहर भी, अंदर की लाइनिंग में, या मसल्स के ऊपर, या यूट्रस के ऊपर। और ये अकेली भी हो सकती है, जैसे इनर लाइनिंग में हो गई, या सर्विक्स के पास एक हो गए, या अपर साइड में एक हो गई, या अंदर की लाइनिंग में, या मसल्स के ऊपर एक हो गई। साइंटिफिकली इन फिब्रॉइड्स को, इन रसौलियों को मायोमा या लयोमायोमा कहते हैं। ये स्मॉल साइज की भी हो सकती है, जैसे कि अनार का छोटा सा दाना होता है। ये अनार के छोटे से दाने से लेके अखरोट का जो सीड होता है, अखरोट जो होता है एप्रिकोट, तो उसके साइज से भी ये कभी कभी बड़ी हो सकती है। देखो एक मैंने यहाँ पे आपको बड़ी शो कर रखी है, तो इतना बड़ा साइज भी इसका हो सकता है। लेकिन जब ये बड़ा हो जाता है, स्पेशली जो ब्लड वाली होती हैं, ये दो तरीके की होती हैं, एक वाटर की होती हैं फिब्रॉइड, और एक ब्लड वाली होती हैं। जो वाटर की फिब्रॉइड होती हैं हमारे यूट्रस में, अपने आप ही कई बार
डिजेनरेट होना शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे वो निकल जाती हैं, वहां से क्लियर हो जाती हैं। लेकिन जो ब्लड वाली होती हैं उनका साइज कभी कभी सेम रहता है जैसे वो पैदा होती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है उनका साइज बढ़ता ही जाता है। जैसे जैसे बढ़ता जाता है उनके जो सिम्टम्स होते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी लेडीज में बढ़ती ही जाती हैं। तो क्या होता है कभी कभी इनका साइज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमारी ये रिब केज तक पहुंच जाती है, मतलब कि पसलियों तक पहुंच जाती है और वहां पे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं, जिससे क्या होता है वेट गेन, अचानक वेट गेन होना शुरू हो जाता है लेडीज में, और स्पेशली उनका एनलार्ज बेली हो जाता है। उनके पेट का जो निचले हिस्से का मसल्स होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं। जैसे जैसे इसका साइज इंक्रीज होने लग जाता है, इसके सिम्टम्स, पेन बढ़ती ही जाती है औरत के यूट्रस में। अब हम बात करते हैं कि जो ब्लड की फिब्रॉइड्स होती हैं उसकी वजह से, जो कि बढ़ती ही जाती हैं साइज में, तो उसकी वजह से यहाँ पे बैक पेन, पेल्विक एरिया में पेन और लेग पेन और पीरियड्स में इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी में भी इनसे दिक्कत आने लग जाती है। कभी कभी प्रेगनेंसी ठहर ही नहीं सकती, बच्चा ठहर ही नहीं सकता, और कभी कभी अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो 2-2.5 महीने के बाद मिसकैरेज होना शुरू हो जाता है। अगर ये 9 मंथ तक ये रसौलियां सेम ऐसी ही चल रही हैं प्रेगनेंसी, तो डिलीवरी में प्रॉब्लम होने लग जाती है। यहाँ पे सी सेक्शन मोस्टली रसौलियों के साथ होता है, सी सेक्शन के साथ ही यहाँ पे डिलीवरी होती है। कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जो पता होते हैं कि ये रसौलियां क्यों हमारे यूट्रस में हो रही हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन रीजंस का पता ही नहीं, तो इन कारणों का पता ही नहीं चलता कि ये जो रसौलियां हैं वो किस वजह से हो गई हैं। तो डॉक्टर्स को भी इनका जो रीजंस होता है वो जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। टेस्ट द्वारा करके भी, जो भी मतलब इसके लिए टेस्ट होते हैं, डायग्नोसिस होती है, सारी डायग्नोसिस करने के बाद भी नहीं पता चलता है कि ये रसौलियां किस वजह से हुई हैं। मोस्टली ये जो प्रॉब्लम्स होती है ये जो प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड होते हैं उस टाइम ये शो होती हैं, या फिर डिलीवरी में, डिलीवरी के टाइम जब डिलीवरी होती है औरत की, तब पता चलता है कि यहाँ पे रसौलियां हमारे यूट्रस के अंदर है या बाहर है या इनर लाइनिंग है, जहां भी है। तो ये डिलीवरी के टाइम या फिर प्रेगनेंसी के जो अल्ट्रासाउंड्स होते हैं उसमें पता चलता है। 85% लेडीज, जैसे मैंने आपको बताया कि 85% औरतें हमारे देश की ऐसी हैं जो यूट्रस के फिब्रॉइड से, बच्चेदानी की रसौलियों से परेशान हैं, और ये स्पेशली 30 से 50 एज के बीच में होती है, जो कि हमारे प्रेगनेंसी की एज होती है, जिसमें मतलब कि लेडीज जो होती हैं वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं और उसमें वो बच्चे पैदा कर सकती हैं। आगे हम इसके बात करते हैं कि अगर ये किसी लेडीज में हो जाए तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं, क्या क्या लक्षण उसमें दिखते हैं, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में, उसकी प्रेगनेंसी में क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे सिम्टम्स की, कि जिन औरतों की बच्चेदानी में फिब्रॉइड हो जाते हैं, रसौलियां हो जाती हैं, तो उनमें क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं। अगर उनको ये पता ही नहीं है कि उनकी बच्चेदानी में रसौलियां हैं या गांठें हैं, तो उस कंडीशन में कुछ सिम्टम्स उन औरतों में दिखते हैं। तो वो क्या सिम्टम्स है? इरेगुलर पीरियड्स। उनके पीरियड्स जो हैं वो मंथ के 28 या 30 दिन बाद नॉर्मली जैसे पीरियड्स आते हैं, तो उनके पीरियड्स जो है वो 5 दिन नहीं रहते, 6 दिन नहीं रहते, तो उनके पीरियड्स जो है वो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। 15-15, 20-20 दिन औरतें ठीक ही नहीं होती हैं, तो 15-15, 20-20 दिन उनके पीरियड चलते रहते हैं। और उनके इरेगुलर पीरियड, जैसे कि वो 20 दिन के बाद उनको पीरियड्स आना शुरू हो जाएंगे, 15 दिन के बाद उनको पीरियड्स आना शुरू हो जाएंगे। कई औरतों की जैसे 20-20 दिन पीरियड्स ही नहीं बंद होंगे, तो इस तरीके से उनके इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं। सेकंड है हैवी एंड लॉन्ग टाइम पीरियड्स। उनको जो ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के टाइम वो बहुत ज्यादा हैवी होने लग जाती है। और लॉन्ग टाइम पीरियड्स मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि 15-15, 20-20 दिन उनके पीरियड्स ठीक नहीं होते, तो लॉन्ग टाइम तक उनके पीरियड्स चलते रहते हैं। और शॉर्ट टाइम के बाद ही, जैसे 28 और 30 दिन का साइकिल जो होता है पीरियड्स आने का, तो वो शॉर्ट टाइम में ही उनके पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। जैसे 15 दिन के बाद ही उनको पीरियड्स आ गए या 10 दिन के बाद ही उनको पीरियड्स आ गए, तो शॉर्ट टाइम के बाद ही उनके पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब लेडीज हस्बैंड के साथ यहाँ पे इंटरकोर्स करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो वहां पे बहुत ज्यादा पेन का उनको सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन एंड स्वेलिंग। यहाँ पे उनको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की
समस्या रहनी शुरू हो जाती है और स्वेलिंग का सामना करना पड़ता है। उनके वेजाइनल पार्ट में या उनके रेक्टम में यहाँ पे स्वेलिंग सी उनको फील होने लग जाती है। नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन का सामना कई औरतों को करना पड़ता है। उनको प्रेग्नेंट होने में बहुत ज्यादा यहाँ पे मुश्किल हो जाती है। अगर उनमें प्रेगनेंसी हो भी जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 से 2.5 महीने के बाद या फिर 7-8 महीने के बाद जो थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है तो उनका अबॉर्शन होना यहाँ पे नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन मतलब कि वो उनको बार बार ऐसे फील होता है कि बार बार उनको यूरिन पास करने की जरूरत पड़ रही है। पूरे एक ही बार में उनका जो ब्लैडर है वो एम्प्टी नहीं होता, एक ही बार में यूरिन अपना पास नहीं कर पाते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा यूरिन आता है। उनको ऐसे फील होता है कि बार बार उनको यूरिन जाने की जरूरत है, उनको थोड़ा थोड़ा यूरिन वहां पे आता है। नेक्स्ट है एनीमिया। एनीमिया की यहाँ पे शिकायत उनको हो सकती है जैसे कि बहुत ज्यादा इरेगुलर पीरियड्स हैं, 15-15, 20-20 दिन। जिन औरतों के 3 महीने भी अगर 2 महीने भी अगर इतने लॉन्ग टाइम तक पीरियड्स आते हैं तो ब्लड का लॉस यहाँ पे लेडीज में हो जाता है। तो ब्लड का लॉस होने की वजह से यहाँ पे एनीमिया की शिकायत हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा थकावट औरतों में रहने लग जाती है। नेक्स्ट है हैवी पेन इन द पीरियड्स। पीरियड्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में उनको बहुत ज्यादा पेन का सामना करना पड़ता है। नॉर्मल जैसे पेन हर लेडी को होता है या पीरियड्स में, लेकिन उनको बहुत ज्यादा हैवी पेन होती है उनके लेग्स में, उनके बैक में, उनके जो पेल्विक एरिया होता है एब्डोमेन के पास, जिनको पेडू हम बोलते हैं। तो बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा पेन और बहुत ज्यादा हैवीनेस वहां पे रहना शुरू हो जाता है पीरियड्स के टाइम। एनलार्ज बेली, उनका बिना मतलब से यहाँ पे पेट, उनका पेट के जो नाभि के निचले हिस्सा जो पेट होता है तो उनका पेट का जो मसल्स होते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। पेट यहाँ पे एनलार्ज होने लगता है, बेली यहाँ पे बढ़ने लग जाता है। प्रॉब्लम्स टू गेटिंग द प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट होने में यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, उनको बार बार किसी अबॉर्शन का सामना करना पड़ सकता है। 1.5 या 2 महीने के बाद उनके पीरियड्स फिर से स्टार्ट हो जाते हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा दिक्कतें इसमें आती हैं। नेक्स्ट है डिस्कम्फर्ट इन द रेक्टम। उनको जब कब्ज रहना शुरू हो जाती है, वहां पे स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, तो एक डिस्कम्फर्ट सा वो फील करते हैं अपने रेक्टम में स्टूल को पास करते टाइम। वैसे भी उनको डेली लाइफ में यहाँ पे रेक्टम में दर्द या फिर स्वेलिंग रहना शुरू हो जाती है। फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर, उनको चिड़चिड़ापन उनका बढ़ता ही जाता है, चिड़चिड़ापन उनके स्वभाव में रहना शुरू हो जाता है और उनका गुस्सा बिना किसी चीज के उनको गुस्सा आने लग जाता है। स्किन एक्ने एंड ब्लेमिशेस, उनकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे एक्ने होना शुरू हो जाते हैं या ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम उनमें काफी लेडीज में यहाँ पे देखी गई है। प्रेगनेंसी जब अगर किसी लेडी को यहाँ पे हो भी जाए तो उनकी नॉर्मल डिलीवरी होने में यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। नॉर्मल डिलीवरी रसौलियों के साथ यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाती है। मोस्टली उनका सी सेक्शन मतलब कि सीजेरियन केस ही होता है, उनकी डिलीवरी होता है। मतलब कि जब किसी लेडी में ये फिब्रॉइड है और उनको प्रेगनेंसी ठहर गई, तो प्रेगनेंसी में जब उनके 9 मंथ कंप्लीट हो गए, तो 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद जब उनकी डिलीवरी का टाइम आया तो बहुत ज़्यादा उनको मुश्किल होती है डिलीवरी में, स्पेशली उनका सी सेक्शन ही यहाँ पे होता है। क्योंकि ये जो फिब्रॉइड्स होते हैं, ये जो हमारी फिब्रॉइड है नॉर्मल केस में जैसे इनर लाइनिंग में ये फिब्रॉइड है, इतना फिब्रॉइड, ये एप्रीकोट के साइज का फिब्रॉइड हो गया है। लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है तो ये जो इनर लाइनिंग में हमारे अंदर की साइड यहाँ पे यूट्रस में हमारे जो फिब्रॉइड होते हैं उनका साइज प्रेगनेंसी के साथ जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, कई फिब्रॉइड ऐसे होते हैं कि उनका साइज भी बढ़ने ही लग जाता है। और मोस्टली यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो फिब्रॉइड के साथ प्रेगनेंसी ठहरी है उसका सी सेक्शन मतलब कि ऑपरेशन के साथ ही वो बच्चे पैदा होते हैं। इसके कॉजेस, वैसे तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसका मेन कॉजेज जो होता है कभी कभी हमें पता होता है, लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होता है, इसका जो कॉजेज होते हैं, रीजंस होते हैं, इसके होने के पता ही नहीं चलते हैं कि किन रीजन से, किन कारणों से ये हमारे यूट्रस में रसोलियां बनना शुरू हो गई हैं या बन रही हैं। कुछ कॉजेज होते हैं जी इसके जो बहुत कम होते हैं, लेकिन उसके कॉजेज हम देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। 30 से 50 एज में ये जो रसोलियां होती हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये एज जो होती है वो प्रेगनेंसी की होती है। लेडीज क्या होती हैं, इसी उम्र में प्रेग्नेंट होती हैं और बच्चों को जन्म देती हैं। आगे है टेंशन, यहाँ पे ले रही है, तनाव में रहती हैं, तो तनाव में रहने के कारण बहुत सारी बीमारियां यहाँ पे पनपती हैं। आप जानते हैं कि
हेल्दी शरीर के लिए हेल्दी रहना और तनाव से मुक्त रहना बहुत ज़्यादा इंसान को ज़रूरी होता है। लेकिन बहुत सारी डेली लाइफ में ऐसे टेंशन हो जाती हैं कि औरतें यहाँ पे टेंशन ले लेती हैं। मर्दों के अकॉर्डिंगली जो औरतें होती हैं वो 90% औरतें जो होती हैं वो ज़्यादा टेंशन लेती हैं। तो इसी कारण क्या होता है, यहाँ पे टेंशन जब कोई लेडी लेती है तो उनका बीपी हाई रहना शुरू हो जाता है। बीपी हाई रहने की वजह से यहाँ पे हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है और यहाँ पे बच्चेदानी में फिब्रॉइड की चांसेस भी यहाँ पे टेंशन की वजह से हो सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी डेफिशिएंसी। अगर लेडीज की शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है, उनकी हड्डियां कमजोर हैं, तो यहाँ पे इजीली यूट्रस में फिब्रॉइड बन सकते हैं। नेक्स्ट है हार्मोन इम्बैलेंस। हार्मोन इम्बैलेंस में क्या है, लेडीज की जो बॉडी होती है उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, लेकिन जिनकी बॉडी में उनका खान पान ऐसा हो गया है, खाने पीने की ऐसी चीजें खाने पीने की वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। जब बहुत ज्यादा हाई हो जाता है लेवल उनका यहाँ पे प्रोड्यूस होने का, तो यहाँ पे फिब्रॉइड होने के चांसेस रहते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस है ये मेन कारण यहाँ पे देखा गया है, यहाँ पे लेडीज में जो फिब्रॉइड उनके यूट्रस के अंदर बनते हैं। ओबेसिटी मतलब कि मोटापा। जिन लेडीज में मोटापा होता है उनमें नॉर्मल देखा गया है कि यहाँ पे यूट्रस में फिब्रॉइड नॉर्मली बन जाते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिकली मतलब कि ये फैमिलाइल भी हो सकते हैं, जैसे आपकी मदर्स को है या आपकी बड़ी बहन को है या आपकी नानी को है, तो उस कंडीशन में ये फैमिलाइल चलते हैं, ये जेनेटिकली चलते हैं। जैसे उनके डीएनए में थे तो आपके डीएनए में भी होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आपके यूट्रस में भी यहाँ पे फिब्रॉइड देखे गए हैं। नेक्स्ट है हाई एनिमल बेस्ड प्रोटीन डाइट। अगर आप हाई एनिमल बेस्ड प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे रेड मीट है, तो यहाँ पे रेड मीट का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे फिब्रॉइड आपकी बच्चेदानी में देखे जा सकते हैं। बर्थ कंट्रोल पिल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो लेडीज लेती हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स जो लेती हैं, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे बच्चेदानी में गांठें या रसौलियां हो सकती हैं। हाई शुगरी फूड, जैसे आप बेकरी प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा यूज करें, हाई शुगरी फूड, बहुत ज्यादा आप शुगर यूज कर रहे हैं अपने फूड में, तो उस कंडीशन में भी फिब्रॉइड आपकी बच्चेदानी में देखे जा सकते हैं। जो फिब्रॉइड होते हैं वो बिल्कुल स्लोली ग्रो करते हैं। जब बहुत छोटा सा कोई अनार के दाने जितना यहाँ पे फिब्रॉइड हो गया रसोली में, तो बहुत धीरे धीरे वो बढ़ेगा। कई बार वो रैपिडली बढ़ जाता है, कई बार वो एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है, जब उसको डाइट उस तरीके की मिलती है कि वो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे प्रेगनेंसी में तो बच्चे के साथ साथ जो फिब्रॉइड्स होते हैं यूट्रस में, वो बच्चे के साथ साथ ही बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कई कंडीशंस में होते हैं, जैसे कि लेडी जो है वो प्रेग्नेंट नहीं है, उनके बच्चे हो गए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो स्टे सेम ही रहते हैं, उनका साइज जो सेम रहता है, जो सेम रहते हैं वो ज्यादा नुकसान करने वाले नहीं होते हैं। और ये जो फिब्रॉइड्स होते हैं ये लेडीज की जो पर्सनल लाइफ होती है या लेडीज की जो डेली एक्टिविटीज होती है उसमें कभी कभी पार्टिसिपेट करते हैं। पर्सनल लाइफ से मतलब है जैसे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स है उनका, तो उनमें भी उनको बहुत ज्यादा पेन का सामना करना पड़ता है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसमें भी बहुत ज्यादा उनको पेन या हैवीनेस का या लॉन्ग पीरियड्स का उनको यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है। तो ये डेली एक्टिविटीज में भी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। लोअर ग्रीन वेजिटेबल इनटेक, मतलब कि ग्रीन वेज या फ्रूट्स होते हैं या हरी पत्तेदार सब्जियां होते हैं वो बहुत कम आप यूज कर रहे हैं, तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है, ये भी एक रिस्क हो सकता है यहाँ पे बच्चेदानी में गांठें बनने का। ड्रिंकिंग अल्कोहल, अगर आप अल्कोहल फॉर एग्जांपल जैसे बियर है तो बियर लेने के आप बहुत ज्यादा शौकीन है, तो इस कंडीशन में भी आपके यूट्रस में यहाँ पे गांठें देखी जा सकती हैं। आगे बात करते हैं हम कॉम्प्लिकेशंस की। अगर किसी औरत के बच्चेदानी में यहाँ पे गांठें पाई गई हैं या फिर फिब्रॉइड पाए गए हैं तो उनको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। सबसे ये जो फिब्रॉइड होते हैं कि किसी तरीके का कोई कैंसर नहीं होता है, ये कैंसर का रूप नहीं लेते हैं, लेकिन ये हमारी डेली एक्टिविटीज में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं और डिस्कम्फर्ट हमेशा हमें फील करवाती रहती है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जैसे एनीमिया, हमारी बॉडी में एनीमिया हो सकता है, बहुत ज्यादा पीरियड्स, लॉन्ग टाइम तक पीरियड्स और हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से हमारी बॉडी में ब्लड का लॉस हो जाता है जो कि
एनीमिया का कारण, अनीमिया एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी जो होती है वो हर लेडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक औरत को बच्चे पैदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उनको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत आने लग जाती है। या तो वो प्रेग्नेंट नहीं होंगी, अगर उनको यहाँ पे प्रेगनेंसी ठहर भी जाती है तो जैसे मैंने आपको बताया 2 से ढाई महीने के बाद या 6 से 7 महीने के बाद उनको मिसकैरेज होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर उनकी प्रेगनेंसी 7 महीने या 8 महीने हेल्दी चल रही है तो उनकी अर्ली यहाँ पे डिलीवरी भी हो सकती है। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी लेडीज में देखा हमने कि 7 मंथ में ही उनको बच्चे हो गए या 8 मंथ में ही उनको स्टार्टिंग में ही बच्चे हो गए। तो इस कंडीशन में ये ऐसी कंडीशंस, ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं अगर लेडीज की बच्चेदानी में यहाँ पे रसौलियां हैं। औरत का मेनोपॉज का पीरियड चल रहा हो, मतलब कि उनके पीरियड्स बंद होने का टाइम आ गया है, 45 से 50 की एज के बीच बीच जो है वो मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है और कई औरतों का। तो उस कंडीशन में क्या होता है, बच्चेदानी की गांठें, बच्चेदानी की जो रसौलियां होता है उसके चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन जिन औरतों को बच्चे भी हो गए हैं और 45 से 50 की एज उनकी चल रही है और उनका मेनोपॉज का टाइम आ रहा है लेकिन उनके यूट्रस में रसौलियां हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब उनके पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा यहाँ पे ब्लीडिंग का सामना करना पड़ता है। पर्सनली मैं आपको बताती हूँ कि एक मेरे रिलेटिव हैं, उनके जब बच्चेदानी में रसौलियां थी लेकिन उनको मेनोपॉज का टाइम आ गया, लेकिन जब उनका मेनोपॉज का टाइम आ गया उनको 20-20, 25-25 दिन उनके पीरियड्स बंद ही नहीं होते थे। तो उस कंडीशन में हमें पता चला, जब डॉक्टर्स ने उनके टेस्ट वगैरह किए, डायग्नोसिस किया, तो उनको पता चला कि उनके यूट्रस में रसौलियां हैं। तो पहले उनके रसौलियों का यहाँ पे सर्जरी से उनकी बच्चेदानी की गांठें निकाली गई, रसौलियां निकाली गई, उनके बाद उनका मेनोपॉज पीरियड स्टार्ट हुआ। तो ये थी आज की वीडियो। आज की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे एक कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वुमेन पावर को सपोर्ट कीजिए और नए आने वाली वीडियो में हम डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ यूट्रस फिब्रॉइड्स की करेंगे और कुछ घरेलू उपाय कि कौन से उपाय करते हैं हम अपने फिब्रॉइड को अपने बच्चेदानी से निकालने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।